अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th स्टैंडर्ड, माई सेल्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन। लास्ट 2 to 3 टाइम्स मैं वीडियो आपके अपलोड नहीं कर सका। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। एनीवे, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू लेसन और इंशाल्लाह ये लेसन होने के बाद या फिर इन बिटवीन नेक्स्ट मंडे को हम जो तो एक डाउट सेशन कर लेते हैं जिसमें आपके रिमेनिंग डाउट्स क्लियर करेंगे। अभी हम कार्बन कंपाउंड ये लेसन को स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बेसिकली कार्बन से रिलेटेड आप लोगों ने है ना लास्ट प्रीवियस कुछ स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे, लाइक 9th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड के अंदर हमने देखे थे कि कार्बन कहाँ होता है, कार्बन का ऑकरेंस क्या है, कहाँ पर रहता है, कैसी स्टेट में रहता है कार्बन, और कार्बन का जो है तो प्रॉपर्टीज़ क्या है। वी हैव सीन वेरियस sources of carbon, and if you recall, in 8th standard we try to memorize the types of carbon, types of coal, fractional distillation, all these things। तो हमने कार्बन के बारे में बहुत सारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्बन जो है तो हमारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहता है और हर चीज़ के अंदर कार्बन प्रेजेंट रहता है, चाहे वो ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक वन। बेसिकली कार्बन जो है तो उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर। ओके, कि just a second, I will select my pen and then I will show you। कार्बन का इट इज़ डिनोटेड बाय द कैपिटल C, ये इसका सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर है 6। और जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका एटॉमिक मास हो गया 6 + 6 = 12। क्यों 12? क्योंकि जो है तो इसके अंदर हम एटॉमिक मास के अंदर नंबर ऑफ, ये एटॉमिक नंबर 6 है मतलब क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके अंदर प्रोटॉन 6 है और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी 6 है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एडिशन होता है। एटॉमिक मास तो ये हो गया 12 एटॉमिक मास हो गया। और बेसिकली अगर हम इसका एटॉमिक नंबर 6 कह रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 6 को हम 2 और 4 ऐसा लिखेंगे। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसीलिए जो है तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 and 4। अब जब हमने इसे कहा कि 2 and 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो 4 इसके लास्ट शेल में 4 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। आखिरी शेल के अंदर, लास्ट शेल के अंदर जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स का एक नाम है और आखिरी शेल का भी एक नाम है। आखिरी शेल का नाम है, लास्ट शेल का नाम है, जो एटम का होता है उसको कहते हैं हम वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग होते हैं उसको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के टोटल, इन टोटल कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। क्या हो गया किसके इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। अब जब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, तो कार्बन कभी भी क्या करता है, एक रूल है जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ ऑक्टेट, जिससे हमें वैलेंसी पता चलती है। रूल ऑफ ऑक्टेट ये बताता है कि कोई भी आइटम अपने नियरेस्ट
स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। मेरे वर्ड्स पे कंसंट्रेट कीजिए। कोई भी एलिमेंट अपने लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहता है। अब इसी चीज़ को अगर हम देखेंगे तो कार्बन के नियरेस्ट और जो उसके नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो होंगी हीलियम से मिलती जुलती हीलियम से मिलती जुलती तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो ये अपने लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा। यहाँ से पता चला कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को या तो लूज़ करेगा या तो फिर गेन करेगा किसी से, ताकि उसके लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए अगर वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो। और जब उसके पास पहले ऑलरेडी 4 है और किसी से 4 लेता है तो वो बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और जब उसके पास रहेंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो वो अपने नियरली नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाएगा, जो कि एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। डेट इज़ 2 and 8 10 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन के पास, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाएगा। तो ये था बेसिकली कार्बन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। कार्बन का ऑकरेंस या तो फ्री स्टेट में होता है डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर, या फिर कार्बन का ऑकरेंस कंबाइंड स्टेट में होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, और ये कैल्शियम कार्बोनेट ये फॉर्म में भी रहता है। वो फ्यूल के अंदर भी रहता है, CH हाइड्रोकार्बन्स बना के CH4, और आप नेचुरल गैस जिसे कहते हैं। और कार्बन जो है तो बहुत से अलग अलग फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है। हमने इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म के बारे में देखे थे, ग्रेफाइट्स, और इफ़ यू रिकॉल 9th स्टैंडर्ड सिलेबस कि हमने इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म देखे थे, जिसके अंदर हमने देखे थे डायमंड और ग्रेफाइट और फ्लोरीन, बकी ट्यूब्स लाइक दैट, जो हमने लास्ट ईयर देखे थे। तो ये इसके है ना जो है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और इसी के जो है तो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कोल, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, ये जो है इसके नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, इसको एम्फोटेरिक फॉर्म भी कहा जाता है। तो बेसिकली कार्बन का ये अकरेंस है वर्ल्ड के अंदर। कार्बन इस टाइप में अकरेंस रहता है, इसके एलोट्रॉप्स रहते हैं। ठीक है, तो हमने देखे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसका एटॉमिक मास है 12, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 4। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसको स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के वास्ते उसकी वैलेंसी है 4। ये हमने अभी तक के देख लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम हमारे में लेसन के अंदर। अब डाइव इन करते हैं, हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। बेसिकली टाइप्स ऑफ कंपाउंड के अलग अलग डेफिनेशन है, बट यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो ये पूछना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड वेदर दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसे कहेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स से ड्राइव किए जाते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स, या तो वो प्लांट्स से मिलते हैं या फिर वो जो है तो हमको एनिमल से मिलते हैं। प्लांट्स और एनिमल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे जो कंपाउंड हम ड्राइव करते हैं उसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसे कहेंगे जो हमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द दैट कंपाउंड्स विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स। मिनरल्स से जो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं उन्हें कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम वे
ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड मीन्स ऐसा कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव किया जाता है, उसमें प्रेजेंट कार्बन को बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मतलब जो मिनरल्स से ड्राइव किया गया है, करेक्ट। तो बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है कि हमारे एवरीडे चीज़ों के अंदर फूड स्टफ, फाइबर, मेडिसिन, फ्यूल, ये जो है तो वेरियस कंपाउंड हम यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो है तो इसके अंदर जो है तो कार्बन पाया जाता है, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। फ्यूल के अंदर, वुड के अंदर, मेडिसिन्स में भी कार्बन यूज़ होता है, हमारे डाइटरी चीज़ों के अंदर भी कार्बन यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो बेसिकली कार्बन इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरीथिंग इन दैट वी यूज्ड टुडे और मे बी टुमारो। सो कार्बन हर जगह प्रेजेंट है। विच ग्रुप 14, ग्रुप 14 को बिलोंग करता है कार्बन, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी बताया था, और उसकी वैलेंसी भी निकाल के बताने की कोशिश किया था कि मैंने बताया था आपको कि कार्बन जो है तो उसका यहाँ पर हम देखेंगे। बेसिकली इसको मैं जूम करके बताता हूँ कि कार्बन का जो है तो एटॉमिक नंबर 6 है, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 4 आ गया। नियर बाय नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके कार्बन के करीब में है हीलियम, और दूर में है नियॉन, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 8। मैंने हीलियम का एग्जांपल लेकर अभी समझाने की कोशिश किया था। तो ये है, थोड़ा सा हम इसको भी देखते हैं। पहले हम इधर आ जाते हैं कि तो लास्ट स्टैंडर्ड में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहते हैं वो भी देखे थे, और कैसे हम कार्बन को ड्राइव करते हैं, और कार्बन कौन से फॉर्म में रहता, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड साल्ट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ एक्सेप्शंस है जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। बेसिकली अब है ना, हम एक मेन टॉपिक की तरफ कंसंट्रेट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, और उसके तरफ मैं आपका फोकस चाहता हूँ। वो ये है कि बॉन्ड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड रहते हैं उनमें कैसी बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली हमने प्रीवियस चैप्टर में आयोनिक बॉन्ड देखे थे, मैं इसको और एक बार रिवाइज करना चाह रहा हूँ। आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड के बॉन्ड कैसे होते हैं, मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं जूम आउट करके, ये एक प्लेन पेज के जैसा बन गया मेरे लिए, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कि बेसिकली देखिए कैसा है, हमारे पास है सोडियम, और दूसरी चीज़ है हमारे पास क्लोरीन। अगर आप देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर है, व्हाट इज़ दैट, 11, और क्लोरीन का है 17, ठीक है। अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे इसकी, तो ये हो गया 2, 8 and 1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 and 7। तो रूल ऑफ ऑक्टेट ये बोलता है कि ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको करना पड़ेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो यहाँ से वो इसको डोनेट करेगा, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है तो यहाँ से निकल कर इसके पास कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा, किसके पास, क्लोरीन के पास। तो अब न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, और इधर की कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 2, 8 एन। और जब ये कॉन्फ़िगरेशन होगी तो सोडियम भैया भी बन गए हैं Na+, और इनो भी बन गए हैं Cl-। यहाँ तक तो बात ठीक थी, ठीक है, कि उन्होंने जो है तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने कम्प्लीटली डोनेट कर दिया
क्लोरीन को। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ चल जाता है और जो है तो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो ये एक आयॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए बोलते हैं इसको आयोनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं हम इसको? आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जो होता है ना, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है वो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जब दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेंगी। जब दो एटम के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी तो इसको तोड़ने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए, इसको बॉईल करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगेंगी। तो हमें क्या ज़्यादा लगेगा? इसका मतलब ये हुआ कि आयोनिक कंपाउंड की, जैसा NaCl क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कभी भी हायर रहेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हायर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है तो उसके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। आयोनिक बॉन्ड, सी देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो है तो अब जितना हम इधर बोलेंगे उतना अपोजिट कोवैलेंट में बोल देना। जैसा आयोनिक बॉन्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब उसके अंदर क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, कोवैलेंट बॉन्ड में अपोजिट बोलेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर द वीक बॉन्ड। इसमें बोले थे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा आयोनिक बॉन्ड के अंदर, तो इसके अंदर हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थर्ड चीज़ हम बोलेंगे कि आयोनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहता, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। करेक्ट है। तो इसके अपोजिट बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर दे आर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ओके। आयोनिक कंपाउंड आर द स्ट्रॉन्ग कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर द वीक कंपाउंड। दीज आर द थिंग्स। ये कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, इजी टू रिमेंबर है कि दोनों बॉन्ड्स के बीच में। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं कि बॉन्ड्स किस टाइप के होते हैं। तो कार्बन के अंदर या तो आयोनिक बॉन्ड होता है या फिर कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये हमको देखना है। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर दे वांट टू शो यू दिस डिफरेंस दैट द मीथेन कार्बन का बॉन्ड है और ये कोवैलेंट बॉन्ड है। बेसिकली कभी भी याद रखना, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ये बाय हार्ट लर्न कर लीजिए आप। कार्बन के हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है। तो मीथेन क्या कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसका लुक एट द मेल्टिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट व्हाट इज दिस -162 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन, इतना कम है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो जनरली कार्बन के जो है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना 300 डिग्री सेल्सियस से क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो रहती है वो वीक होती हैं। ठीक है। तो बेसिकली कार्बन एक वीक कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में मैंने बताया। और what is the number of chemical bond of an atom of an element forms called? नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड कोई भी एटम जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे वैलेंसी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? वैलेंसी। टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, करेक्ट है। ये सेकंड का हो गया वैलेंसी। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? जिसके अंदर कंप्लीट शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस या फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन ऑर्डर टू
स्टेबलाइज द एलिमेंट, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द एलिमेंट, ठीक है, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कार्बन की ये है, मैंने बताया जैसा कार्बन एटम है, उसका C6 उसका एटॉमिक नंबर है, ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन उसके एटॉमिक वैलेंस शेल में रहते हैं। अब देखो ज़रा है ना, इसके तरफ कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। कार्बन को उसके नियर बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फिर उसको जो है ना नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के वास्ते उसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा किसी से। तो जब वो 4 किसी से लेगा तो फिर उसके पास 4 + 4 8 हो जाएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ये। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज़ करता है तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी ये। तो कार्बन को अपने नियर बाय स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। चलो थोड़े से मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा मैं यहाँ पर जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये एक वाइट बोर्ड बन जाए। देखो एक है कार्बन, ठीक है, इसके पास है 2 शेल, ठीक है, ज़रा शेल हम ऐसे ही बना सकते। ये है कार्बन, वही ये है कार्बन, ये हो गया उसका फर्स्ट शेल, ये हो गया उसका सेकंड शेल। वाओ, ठीक है, समझे आप, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि कार्बन के, अगर हम यहाँ पर रेड कलर ले लिए तो ज़्यादा बेहतर, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते। तो हमको मालूम जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और उतने ही न्यूट्रॉन्स रहेंगे। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर कार्बन के टोटल 6 प्रोटॉन रहेंगे। कितने प्रोटॉन रहेंगे, 6 प्रोटॉन, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता। अब इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसके पास कितना चार्ज हो गए, 2 माइनस चार्ज। और लास्ट शेल में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 2 + 4 = 6 माइनस चार्ज। तो अब देखो ज़रा चार्ज को हम बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, कार्बन के तरफ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो, हम है ना उसके चार्ज को बैलेंस कर रहे। कैसा बैलेंस कर रहे हैं कि उसके न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये इक्वल हो गया, देखो 2 + 4 6 निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ से, ठीक है। अब अगर कार्बन क्या करेगा, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2, ठीक है, तो उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन रखना है और ये 4 को लूज़ करना है। पहली बात तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के वास्ते दूसरे एटम को इससे छीनने के वास्ते, इससे लेने के वास्ते बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों ज़्यादा एनर्जी लगेंगी, देखो जब इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 4 में से तो अब इसके पास है ना यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अब इसके पास चार्ज कितना हो गया, 2 + 3 5, तो 6 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज मिल रहा और ये चार्ज क्या कर रहा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के रख रहा। मतलब 6 प्रोटॉन्स है जो कि पावरफुल हैं, वो वीकर 5 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रख रहे। तो कितने अच्छा मजबूती से खींच के रखेंगे, है ना, पकड़ के रखेंगे। सेम वे जब अब ये 3 इलेक्ट्रॉन में से एक निकालना है तो हमको एनर्जी और ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। तो अब इसके पास रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 2 पहले के और 2 + 2 4। तो अब इसके पास सेंटर में तो 6 पॉजिटिव चार्ज है और इधर जो है तो टोटल 4 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब न्यूक्लियस के पास नेट चार्ज पॉजिटिव रह रहा हमेशा, है ना, पॉजिटिव फोर्स खींचने वाली ज़्यादा रह रही, देने वाली कम, ठीक है।
तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इनको और खींच के रखेगा। तो अगर खुदा ना खास्ता ये 2 इलेक्ट्रॉन भी वो किसी को दे देता है, तो इसके पास कार्बन के पास सेंटर में कार्बन और उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर इसको मिल गई तो कैसा होगा, उसके सेंटर में 6 पॉजिटिव चार्जेस है जो 2 निगेटिव चार्ज को हैंडल कर रहे, तो कितना फोर्सफुली करेंगे, जिसकी वजह से है ना ये स्टेबल नेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुँच कर भी, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को पहुँच कर भी ये स्टेबल नहीं रहेगा। मैं रिपीट करता हूँ, जब कार्बन अपने पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, पहली बात तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेंगी, तब जाके जो है ना वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल सकेंगे 4 के 4। ठीक है, अब उतनी एनर्जी किसी ने एग्जर्ट कर भी दिया कोई एलिमेंट ने, तो कार्बन ने तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मगर उसके सेंटर में नेट 6 प्लस का चार्ज है, 6 पॉजिटिव चार्जेस है जो कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर रहे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन का साइज़ जो है ना छोटा होने के बावजूद उसके पास हाई चार्ज होने की वजह से, हाई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, वो स्टेबल नहीं होगा और वो हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। तो ये चीज़ तो होंगी नहीं। ठीक है, तो ये सिनेरियो कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड सिनेरियो के ऊपर कि ये कार्बन है। ठीक है, ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल, सॉरी दूसरा शेल तो बाहर भाग गया। पहले शेल के अंदर है टोटल, हम इलेक्ट्रॉन्स को इससे बताते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 निगेटिव चार्ज, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 निगेटिव। टोटल कितने निगेटिव चार्ज हो गए भाई हमारे पास, टोटल निगेटिव चार्ज हो गए, निगेटिव चार्ज 6, 2 + 4 है ना, 2 + 4। और इसके सेंटर में कितने बैठे हुए हैं पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होते हैं उसके अंदर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके पास कितने चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के 6। तो मतलब इसके पास है ना 6+ है और अभी है ना 6- है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अब क्या हुआ, कार्बन ने क्या करा किसी से, ओ माय गुडनेस, हमें ना इधर आते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसको, किसकी नज़र लगी, सब गया। कार्बन पहला शेल, सेकंड शेल, सिक्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से जो कि बैलेंस कर रहे हैं 6 निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, तो अगर ये महाशय इन्हों क्या करते हैं, किसी से बोले मेरे पास है ना लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, और रूल ऑफ ऑक्टेट ये बोलता कि जो है तो मेरे पास और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मेरी कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे और मैं जो है ना मस्त फर्स्ट क्लास स्टेबल हो जाऊँगा। अगर मुझे स्टेबल होना है तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। तो ये महाशय ने क्या करे कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए। चलो, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं हुई, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब इनके पास कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। ठीक है, तो अब पहले के 2 + 4 6 और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरों से लिए तो 7- चार्ज हो गए। अब ये 7 निगेटिव चार्ज को संभालने के लिए इनके पास है टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक चार्ज बढ़ गया। तो क्या ये बैलेंस हुआ, नहीं हुआ। इन्होंने बोले नहीं हमारे को तो 8 ही छोना, तो और एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब ये हो गए 8, 7 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। फिर इन्होंने बोले नहीं हमारे को और 2 होना, तो फिर 2 और ले लिए, 2 + 2। अब इनकी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गई 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वाले शेल के अंदर।
तो अब हम देखेंगे पहले के लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज संभाल रहे हैं 6 प्रोटॉन्स, 6 पॉजिटिव चार्ज। मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज की उतनी अच्छी होल्ड और ग्रिप नहीं रहेंगी। और नेट चार्ज क्या रहेगा? नेट चार्ज देखो यहाँ पर 6 पॉजिटिव है तो 6 नेगेटिव उसको बैलेंस कर लेंगे, और 4 नेगेटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा हो जा रहे हैं, 10 में से 6 गए तो बच गए 4, तो 4 नेगेटिव चार्ज इसके पास नेट चार्ज बन गया। तो मतलब हो गया हाई नेगेटिव चार्ज हो गया, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्टेबली सेटल नहीं हो सकेंगे और ये स्टेबल नोबल गैस नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचकर भी स्टेबल नहीं रहेगा और हाईली इंस्टेबल बन जाएगा कार्बन एटम अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। तो समझ में आए दोनों सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिया तो नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा कि वो अनस्टेबल हो जा रहा, और किसी को 4 इलेक्ट्रॉन उससे लेने के बाद से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है। सेकंड चीज़, जब अगर वो किसी से 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने पास अकोमोडेट कर रहा है, तब इसका नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ जा रहा है, और जो ड्यू टू हाई नेगेटिव चार्ज इसके अंदर जो है तो क्या हो रहा है भाई, इसके अंदर जो है तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। अगर वो अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर ले रहा है तो कार्बन के अंदर अनस्टेबिलिटी हो जा रही है, वो हाईली अनस्टेबल। तो ये दोनों सिनेरियो क्या हो गए कार्बन के, कि वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ले लिया तो नेट नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर किसी को दे दिया तो नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ये दोनों सिचुएशन के अंदर कार्बन बिकम हाईली अनस्टेबल, एंड ड्यू टू दिस रीज़न कार्बन नेवर फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। कार्बन है ना कभी नहीं बनाता है आयोनिक बॉन्ड जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हमेशा कार्बन क्या करता है, शेयर करता है, और वो शेयर करके जो बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है। तो कार्बन का एग्ज़ाम्पल लेने से पहले हम हाइड्रोजन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन का एग्ज़ाम्पल लेने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी तरीके से जो है तो यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करी गई हुई है। ये ब्लू के अंदर ज़रा कॉन्सेंट्रेट करिए कि हाइड्रोजन का ये सेंटर है ब्लू, ठीक है, और उसका लास्ट देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है 1, तो उसके पहले शेल के अंदर फर्स्ट शेल के अंदर ही होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और उसको और एक इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसके फर्स्ट शेल के अंदर। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा स्टैंडर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के पास जैसा। तो उसको ये अटेंड करने के वास्ते क्या करना पड़ेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मसला वही है कि अगर वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेट नेगेटिव चार्ज नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जा रहा, और जब अनस्टेबल हो जा रहा तो फिर वो स्टेबल नेवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच के भी अनस्टेबल बन जा रहा। इसलिए ये भी क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो उसने क्या करा, हाइड्रोजन ने अपने भाई दूसरे हाइड्रोजन्स के साथ, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का मसला सेम, तो दोनों ने जो है तो कंबाइन होके देखो ये ऐसा ड्रॉ करते, ये लिखे हमने हाइड्रोजन, बीच में सिंबल लिखते एक सर्कल बनाते, और ये ऐसा लिखता है हाइड्रोजन, और ये दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे बताते। एक मिनट क्या होगा, ये दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन को हम बताएंगे यहाँ पर और यहाँ पर, इसी को यहाँ पर इस तरीके से बताए तो ये हो गया दोनों के बीच में का बॉन्ड। इसको ऐसा भी बता सकते H दो डॉट H, मतलब ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। इसको सिंगल बॉन्ड के अंदर ऐसा भी बता सकते H डैश H, ये H डैश मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड बना। और हमेशा याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा वीकर टाइप ऑफ द बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर देखो हम ऑक्सीजन और N2 के भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन के जो है तो इसके लास्ट शेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है,
अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे तो बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी करता है शेयरिंग। तो देखो इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। देखो ये बॉन्डिंग ऐसा बताया है डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, और इसके अंदर इस तरह से लाइन स्ट्रक्चर के अंदर। तो O का 2 डॉट से मतलब ये हो गया, 2 डॉट से मतलब ये हो गया कि वो एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना। और अगर हमने O को ऐसा ऐसा बताया तो लाइन स्ट्रक्चर के अंदर डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड इस टाइप से बनता है N2 के अंदर। ठीक है, और इसको ऐसा भी बता सकते हैं। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा आप लोगों कोशिश करिए क्लोरीन का Cl2 कैसा बनता है लाइन स्ट्रक्चर, और इसके हिसाब से बनाने की कोशिश करिए। NH3 का भी ये पैटर्न से बनाने की कोशिश करें। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम थोड़ा सा आगे का देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ये मीथेन गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर देखो कि ये सेंटर में कार्बन है और उसके लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स इस टाइप से है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन जाके बॉन्डिंग करता इस टाइप से। ये एग्ज़ाम में आता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को। तो ये बॉन्डिंग होने के बाद ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता। देखो यहाँ पर ड्रॉ करना कॉर्नर में, जिसको हम बोलते हैं मीथेन का कोवैलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चरल फार्मूला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चरल अगर आया तो ऐसा ड्रॉ करना, और डॉट स्ट्रक्चर आया तो ऐसा भी ड्रॉ कर सकते। ये होगा लाइन स्ट्रक्चर के बीच में सेंटर में एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर से शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। ये लाइन के पास एक शेयरिंग हुई, ये लाइन के पास एक शेयरिंग हुई, ये लाइन के पास एक शेयरिंग हुई। ठीक है, इस टाइप से जो है तो इसके अंदर बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कार्बन वर्सटाइल एलिमेंट के बारे में हम डिटेल में देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हमने है ना कार्बन का थोड़ा सा रिकैप लिए 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का, और जो है तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखे, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड भी देखें, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग के थ्रू बनता है। ठीक है, विद दिस आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम इसके अंदर आगे का देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।